हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं प्यारे बच्चों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यार फिर से आईआईटी जेईई मेन एंड एडवांस के लेक्चर नंबर 2 पे, जो आप सभी देख पा रहे होंगे। लेक्चर नंबर 2 मैट्रिसेस का चल रहा था। ठीक है बच्चों, इस चैनल पर, एक्स्ट्रा पीरियड चैनल पर आप देख रहे हैं एक डाउट इज आउट सेशन लाइव सेक्शन में आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको ऐसे कोई भी कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स के जिसमें आपको बेटा कोई ना कोई एरर रह जाती है या कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी नहीं हो पाती है या डाउट बने रहते हैं या टीचर कुछ बताता है आप कुछ समझ लेते हो, ऐसा सेक्शन एरिया मैं आपको लाइव सेक्शन में करा रहा हूँ। वीडियो सेक्शन में आपको बच्चों दोपहर 1 बजे आपको प्रीमियर मिल जाएगा जेई पीवाईक्यूज का। जो भी चैप्टर्स चल रहे हैं उनके लगातार अच्छे अच्छे बेस्ट बेस्ट पीवाईक्यूज हम आपको बनाने की टेक्निक्स बताएंगे और पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करेंगे वो टेक्निक बता रहे हैं। लगातार प्लेलिस्ट पे फोल्डर बना हुआ, वहां देख लीजिएगा। ठीक है नाउ, अब हम आपको ऑफलाइन काकादेव में जो हमारे बैचेस स्टार्ट हो गए, आज हम आपको लेक्चर नंबर 2, वही ऑफलाइन का लेक्चर नंबर 2 का आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे ही चैप्टर हो जाएगा वैसे हम आपको एक्टिविटीज और असाइनमेंट भी कवर कराएंगे। ठीक है, आइए बच्चों शुरू करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है बच्चों, जो कि मैट्रिसेस पर है। बहुत ही प्यारा लेक्चर रहने वाला है। ठीक है, बहुत ही प्यारा लेक्चर रहने वाला है। आज हम शुरू कर देते हैं इस लेक्चर नंबर 2 को। देखो लेक्चर 1 जिसने नहीं देखा वो देख लेना, बहुत ही शानदार रहा था। अब लेक्चर नंबर 2 में हम जहां पर 1 कवर किया था वहीं से मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। बेटा ये जो हमारे पास एक मैट्रिसेस है जो कितने क्रॉस कितने की है, 2x2 की। बात समझ में आ रही है? 2x2 की मैट्रिसेस है और एक कंडीशन है कि ए आई जे, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था ए आई जे क्या होता है, एलिमेंट की लोकेशन होती है। ठीक है, आई जो होता है वो रो के बारे में बता रहा होता है और जे जो होता है वो अपना कॉलम के बारे में बता रहा होता है। तो कह रहा है कि 2x2 की मैट्रिसेस है, उसमें ए जो है बनाना है हमें। ए मैट्रिसेस हमारी क्या होगी ये बनाना है। तो चलिए ए मैट्रिसेस बना लेते हैं, लेट्स स्टार्ट। 2x2 की है तो डेफिनेटली इसमें 4 एलिमेंट होंगे, बस 2 रो और 2 कॉलम। तो पहला एलिमेंट होगा A11। बात समझ में आ रही? पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट। और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो क्या होगा, A12। पॉइंट इज क्लियर। और यहां पर जो तीसरा एलिमेंट होगा वो दूसरी रो है तो 2, पहला कॉलम है A21 एंड द लास्ट एलिमेंट होगा दूसरी रो और दूसरा कॉलम A22। देखो भाई यहां तक बात समझ में आ गई। अब अपने आप को भैया एलिमेंट बताने हैं तो देखो इस कंडीशन के हिसाब से आएगा। अगर A11 बेटा लाना है तो बहुत आसानी से I1 J1 तो 1 + 1 2। बात पकड़ में आई? अगर A12 अपने को बताना है, बहुत सिंपल अप्रोचेस बता रहा हूँ, पहले बेसिक बताएंगे फिर इनके मीडियम लेवल के क्वेश्चन, और फिर तो जान ही रहे हो जैसे कॉन्सेप्ट पूरा होगा जेई का लेटेस्ट जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो आपको सब मिलेंगे। अब हम A12 की बात करें तो I1 2 मतलब 3, A21 की बात करें तो 21 मतलब 3, A22 की बात करें तो ये भी 2, ये भी 2, 2 + 2 4। बात खत्म हो गई। इस तरह की कोई भी मैट्रिसेस आपको बनानी हो तो आप प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से बना सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए ये भी एक कॉन्सेप्ट है, सवालों में अक्सर पूछे जाते हैं। हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस, क्षैतिज आव्यूह। हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस क्या होती है? देखो हॉरिजॉन्टल जो मैट्रिसेस होगी वो कंफर्म है, वो आपका रो के फॉर्मेट में उसका एक्सपेंड ज्यादा होगा, कॉलम में कम होगा। तो देखो कहने का मतलब है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। बात पकड़ में आ रही? तो जो हॉरिजॉन्टल जब होगी तो ये पक्की बात है रो कम हो जाएंगी, कॉलम ज्यादा होंगे। जैसे कह रहा है भैया नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। अगर हॉरिजॉन्टल बना रहे हैं, देखो समझ में नहीं आ रहा तो देखो A11 बनाया, A12 बनाया, A13 बनाया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस है। बात पकड़ में आ रही? 36 इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल बनी तो रो तो अपने पास गुरु 1 है बट कॉलम कितने हो गए, 1 2 3। बात पकड़ में आ रही? अगर मैं और भी ट्राई करूं, जैसे मैंने कहा A B C D E F G H, फिर से देखो ये भी हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस है कि हॉरिजॉन्टली ज्यादा है और वर्टिकली कम है। वर्टिकली आप देख पा रहे हो कम है, ऊर्ध्वाधर कम है, मतलब चौड़ाई ज्यादा हो रही और लंबाई कम हो रही। देखो तो हॉरिजॉन्टल में ना इसकी लेंथ
जो विड्थ है, विड्थ जो चौड़ाई है वो ज्यादा हो जाएगी। अब आप देख पा रहे हो रो कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 4। बात समझ में आ गई। रो कॉलम से कम होंगी, ये कंडीशन बच्चों हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस की है। और वर्टिकल मैट्रिक्स की कहानी ये है कि रो कॉलम से ज्यादा होंगी। रो अगर वर्टिकल बनाना है ए बी सी, आप देख पा रहे हो रो हो गई 3, पहले 3 लिखते हैं रो, फिर कॉलम कितना है कॉलम 1। तो आप देखो रो जो है वो कॉलम से ज्यादा है। तो जब रो बढ़ती चली जाएंगी तो स्ट्रक्चर वर्टिकली हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर हो जाएगा। ऐसे हम आपसे कहें ए बी सी डी ई एफ। अब आप देख लीजिए अगेन हियर 3 रोज एंड 2 कॉलम, 2 कॉलम। तो देखो अभी भी रो जो है कॉलम से ज्यादा है, तो अभी भी वर्टिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा, हॉरिजॉन्टली नहीं दिखाई दे रहा। मेरी बात इतनी पकड़ में आ रही? इतनी बात तो पकड़ में आ गई होगी ना। ठीक है, ये मुझे बेसिक आपको समझाना था कि हॉरिजॉन्टल क्या है और वर्टिकल क्या होगा, कायदे से नोट्स बनाते हुए चला। अब ये जो है सवालों में बहुत अच्छे से आता भैया, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भी है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस की क्या कंडीशन होती है बच्चों? पहले तो आइए अपर ट्रायंगुलर को पहले सीखते हैं। जैसे अपने को अगर अपर ट्रायंगुलर बनाना है तो पहले डायगोनल बना लीजिए और डी ई एफ। अपर ट्रायंगुलर में जो कंडीशन है वो ये है कि डायगोनल के ऊपर हो ना हो जीरो, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। जो अपना डायगोनल है उसके जो नीचे एलिमेंट है वो सारे के सारे जीरो होने चाहिए, बस बात खत्म। उल्टी आइसक्रीम बन जाए, उल्टी आइसक्रीम बन जाए तो अपर ट्रायंगुलर। अगर अपर ट्रायंगुलर, अगर आपके पास अगर आइसक्रीम है मेरे बच्चों, अगर आइसक्रीम को जो आइसक्रीम है उसका उसको नीचे कर दो, कौन को ऊपर कर दो तो आइसक्रीम गिर जाएगी। तो आप कहे ना बेटा अपर ट्रायंगुलर के बे में आइसक्रीम मत खाना, नहीं तो आइसक्रीम गिर जाएगी। बात समझ रहे हो? तो अपर ट्रायंगुलर का सीधा सिस्टम है कि डायगोनल, ये अपना विकर्ण होता है ना, यही तो विकर्ण होता है। अच्छा, स्क्वायर होना बहुत जरूरी, जैसे ये 3x3 की, क्योंकि अगर स्क्वायर नहीं तो यार ये गुरु समझ लो डायगोनल तो होने वाला नहीं, स्क्वायर में ही डायगोनल पाया जाता है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की शर्त हो गई कि भैया डायगोनल के नीचे वाले जीरो होंगे। अब बच्चों से हम तो कहते हैं नीचे वाले, तो वो सोचते हैं ऊपर वाले जीरो नहीं होंगे। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ऊपर मे एंड मे नोट बी का केस बनेगा, लेकिन नीचे वाले कसम से जीरो होंगे मेरे भाई, नीचे वाले कसम से जीरो होंगे। बात समझ में आ रही? बोलो बेटा, बोलो, कोई दिक्कत है? हाँ, अब देखो यहां पर ये क्लियर, इसका मतलब ये भी कंडीशन लिखी जा सकती है, जब आप आई पहली रो में गए कोई जीरो नहीं, दूसरी रो में गए तो 1 जीरो, तीसरी रो में गए तो 2 जीरो। तो इसका मतलब जब आप रो में बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे तो जीरो बढ़ते चले जाएंगे। बस इतनी बात समझा रहा था कि ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का नोटेशन कि अगर आई के फॉर्मेट में बढ़ते हुए गए तो बच्चा जीरो ज्यादा से ज्यादा बढ़ेंगे। जैसे और भी प्यारी प्यारी बना लेते हैं। हमने आपसे कहा ए बी सी डी ई एफ जी, और यहां से आप मान लीजिए एच आई, ठीक है, एच आई, और यहां से आप एक लास्ट जे बना लो। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, उसके बाद ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। अब ये कितने क्रॉस कितने की बना ली? ये हम लोगों ने 4 रो हैं और 4 कॉलम है, 4x4 की बना ली। बहुत कायदे से समझना बेटा। 4x4 की जब बना ली तो बच्चा एक बात देखो, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखो, अपर कैसे पता चला? क्योंकि आइसक्रीम जो है वो नीचे हो गई, गिर जाएगी, आइसक्रीम गिर जाएगी। आइसक्रीम किस में गिरती है? अपर ट्रायंगुलर में गिरती है। तो अब बच्चों बस ये कंफर्म है, जो अपना डायगोनल है प्यारा सा, इसके नीचे के एलिमेंट में जीरो होने चाहिए, मतलब आइसक्रीम दिखाई दे। ऊपर हो या ना हो वो हमें नहीं पता, वो बात अलग है, बस नीचे जीरो होना चाहिए अपर ट्रायंगुलर। मतलब आप रो में जब बढ़ेंगे, दूसरी रो में आए तो 1 जीरो, तीसरी रो में आए तो 2 जीरो, और चौथी रो में आए तो 3 जीरो। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी अब। तो इसका मतलब जब रो के फॉर्मेट में
जब आई का वैल्यू बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा तो जीरो बढ़ते जाएंगे। बात पकड़ में आ गई? हाँ बस ये तो हो गई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा यहां पे एक इंपॉर्टेंट मैसेज भी आता है। जैसे अपने पास ये एक मैट्रिक्स है, अगर अपने पास एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, सपोज दैट कितने क्रॉस कितने की, n क्रॉस n की। बहुत कायदे से समझना, अगर अपने पास एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n की, तो इस मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट होंगे? तो पिछली क्लास से आपको ये पता होगा, सर ये ज्ञान मत दो, n इंटू एन एन स्क्वायर। तो कोई आपने कहा इस मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट है, तो आप कहना पांडे सर हमें पता है n स्क्वायर। साथ ही साथ कोई आपसे ये कहे कि डायगोनल में कितने एलिमेंट होंगे, तो कितनी रो है बेटा, n है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा n। इसका मतलब है, बात गहरी है थोड़ा पकड़ना, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है बोलो, स्क्वायर मैट्रिक्स, बहुत अच्छी बात, उसमें डायगोनल होगा होगा, तो उसमें कितने एलिमेंट आए, तो उसमें जितनी रो है या जितने कॉलम है उतने एलिमेंट आते हैं। तो अगर हम इसके डायगोनल पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इस डायगोनल ऑफ ए की बात करें, तो कहें कि इसमें कितने अवयव होंगे, तो आप बोलना n। भाई दो बातें पकड़ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है, कोई पूछे तो n स्क्वायर। जैसे ये वाली मैट्रिक्स है, मान लीजिए इस मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं A। कोई कहे इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है, तो आप कहना सर 3 थ्रू का 9 एलिमेंट है। अब हम कहें इसके डायगोनल में कितने एलिमेंट हैं, इसी मैट्रिक्स के डायगोनल ऑफ ए में कितने एलिमेंट हैं, तो देखो 3 है, तो 3 1 2 3। अब बात पकड़ में ज्यादा आई होगी, हाँ सर अब तो कैच हो गया पॉइंट। भाई यही तो मेरी खासियत है, जब तक तुम्हें पकड़ में नहीं आएगा तब तक हम आगे बढ़ने वाले नहीं। हवा हवाई का कोई काम नहीं बेटा, सीधी और सरल सी बात पकड़ में आएगी तब आगे बढ़ेंगे, बात नहीं पकड़ में आएगी तो उसको समझाते रहेंगे, क्योंकि हमें हर बच्चे को समझाना है। बोलो बेटा रोहित कोई दिक्कत है नहीं ना, चलो आगे बढ़े। आओ, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n स्क्वायर। इसमें कितने एलिमेंट हो गए, n हो गए। मेरे भाई दो बातें क्लियर हो गई। अब मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन देने जा रहा हूं, मैं क्वेश्चन दूं, हाँ। जैसे एक क्वेश्चन बनता है कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैक्सिमम तो हमें नहीं पता, लेकिन मिनिमम पूछ रहा है। अच्छा पूछो उसने मिनिमम क्यों पूछा, इसलिए पूछा ये तो कंफर्म है अपर ट्रायंगुलर है, तो डायगोनल के नीचे तो जीरो होंगे, तो मिनिमम तो पता है। मैक्सिमम में तो ये भी गारंटी हो सकती है, क्या पता डायगोनल के ऊपर भी कुछ जीरो हो जाए। तो मैक्सिमम का तो आइडिया नहीं होगा, लेकिन मिनिमम का तो आइडिया होगा कि अगर हम डायगोनल और डायगोनल के ऊपर कोई भी जीरो ना लें और नीचे सारे जीरो ले लें, तब उस केस पे तो पक्की बात है वो तो अपर ट्रायंगुलर असली वाली होगी। बात समझ पा रहे मेरी? तो अब मैं अगर, इसीलिए मैंने मिनिमम नंबर ऑफ जीरो की बात करी। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो की जब बात करी जाए तो पकड़ में, मेरी बात पकड़ पा रहे तो देखना, टोटल एलिमेंट कितने होंगे, n स्क्वायर। टोटल एलिमेंट कितने होंगे, n स्क्वायर। अब मिनिमम नंबर ऑफ जीरो बताने, तो उसमें से जो डायगोनल वाले एलिमेंट हैं n, वो हटा दे पहली बात, क्योंकि हम मिनिमम की बात कर रहे हैं। डायगोनल पे हो भी सकते हैं जीरो और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जब अपर ट्रायंगुलर की बात कर रहे हैं तो डायगोनल के नीचे पक्का है जीरो। तो हमें वो उत्तर करना है जो 100% सही हो। तो नीचे कितने एलिमेंट होंगे बात समझो, तो टोटल एलिमेंट कितने हैं, n स्क्वायर में से अगर डायगोनल वाले हटा दो तो अब कितने बचेंगे, n स्क्वायर माइनस n, मतलब ये वाले मिला दो और ये वाले मिला दो, ये n स्क्वायर माइनस n है। मैं फिर कह रहा हूं इस A मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट कितने हो गए, n स्क्वायर। अब हमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरो बताने बेटा, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, तो ये नीचे वाला टुकड़ा होगा, वो गारंटी वहां जीरो भरे हैं। लेकिन अब मैं कह रहा हूं डायगोनल पे हो सकता है जीरो एक भी ना हो, तो n स्क्वायर में से n हटा दिया, तो जो अब n स्क्वायर माइनस n जो एलिमेंट आए वो ये वाले हैं और ये वाले हैं। लेकिन जब अपर ट्रायंगुलर की बात कर रहे हैं तो यहां पर ये पक्की बात है सारे जीरो होंगे, क्योंकि आइसक्रीम नीचे बनेगी। तो ये कितने होंगे,
तो बच्चों ये टोटल n स्क्वायर माइनस n में ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो आधे ये होंगे आधे ये होंगे, तो हाफ कर दीजिए। तो ये वाला हिस्सा आ गया n स्क्वायर माइनस n बाई 2। बात को गहराई के लिए मैं यहां पे कहूं कि इसमें कितने जीरो होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो अगर काउंट करने हैं, तो अब आप देखना ये मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं n स्क्वायर माइनस n बाई 2। तो आप देखना टोटल एलिमेंट कितने होंगे 9, डायगोनल वाले कितने हैं 3, लेकिन हमें रिजल्ट पता है, और बटे 2, 9 में से 3 गया 6। अब देखो 3 हटा दो तो 6, 3 और 3 6 ही तो बचे, ऊपर वाले और नीचे वाले, तो उसमें से भी आधे कर दो। बताओ ये मिनिमम एलिमेंट जीरो आए कि नहीं आए? इतनी बात पकड़ में आई? यही मैं आपसे कहना चाहता था, यही मैं आपसे कहना चाहता था। जैसे ये वाली जो मैट्रिसेस है, मान लीजिए इसका नाम कर लीजिए बी। अब मैं कहूं इसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए 16, 16 में से डायगोनल कितने हो गए 4, और बटे कितना करोगे 2, तो 16 में से 4 के कितना बचा 12, और बटे 2 करोगे कितने आएंगे 6, और गिन लो 1 2 3 4 5 6। हैप्पी हैप्पी हो गए? हाँ भाई हैप्पी हो गए। तो बताओ भैया, इतनी बात तो सब बच्चों को क्लियर ही होगी, इतनी बात तो सब बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों को क्लियर ही होगी, इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं सेकंड पॉइंट की। ये तो हो गया इसकी बात। अब बेटा मैं जो बात करने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना। अब मैं लोअर ट्रायंगुलर की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? लोअर ट्रायंगुलर। तो लोअर ट्रायंगुलर को आप सीखते हैं। लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है, डायगोनल के, लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जीरो होते हैं। कैसे? मैंने आपसे कहा ए बी सी डी ई एफ, और डायगोनल के, सॉरी ऊपर वाले एलिमेंट सारे कैसे होते हैं, जीरो होते हैं। डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट सारे के सारे कैसे होते हैं, जीरो होते हैं। ये देखो प्यारी सी मैट्रिसेस बन गई। इसको आप मैथमेटिक्स में लोअर ट्रायंगुलर कहना। क्या कहना बेटा? लोअर ट्रायंगुलर। देखो लोअर ट्रायंगुलर, ये अपना डायगोनल है प्यारा सा, और इसके जस्ट नीचे सारे एलिमेंट हैं, और ऊपर वाले ये देखो आइसक्रीम बनी बहुत सुंदर, ये आइसक्रीम बन गई। तो जब आइसक्रीम ना गिरे तो उसको लोअर ट्रायंगुलर में खाना, लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, ऊपर वाला माल आ जाएगा, जीरो ऊपर आ जाएगा। तो इतनी बात समझ आए। अब क्वेश्चन उठता क्या सब नीचे वाले एलिमेंट नहीं जीरो हो भी सकते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात। बस तुम्हें जब लोअर टिक करना है, एलटीएम टिक करना है, तो बस तुम ये देखो, नीचे से लेना था ना, तुम बस ये देखो डायगोनल के ऊपर सब जीरो दिख रहे हैं, हाँ लोअर। ठीक है, और जब अपर ट्रायंगुलर टिक करना है, तो बस तुम्हें ये देखना है ऊपर क्या है, मुझे उससे लेना देना नहीं। जीरो हो भी सकते हैं बेटा, नहीं भी हो सकते। बस तुम्हें ये देखना है कि क्या डायगोनल के नीचे वाले सब जीरो दिख रहे हैं, बस बात खत्म। अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल के नीचे वाले, और लोअर ट्रायंगुलर में डायगोनल के ऊपर वाले जीरो होने चाहिए। अब देखो इसका मतलब अगर इस फॉर्मेट को नोटेशन दिया जाए तो समझ में आ रहा है, जब हम कॉलम में बढ़ेंगे तो जीरो बढ़ा फिर जीरो बढ़ा। इसका मतलब जब जे का मान आई से ज्यादा होगा, इसमें क्या था, जब जीरो तब बढ़ते थे जब आई का मान जे से ज्यादा हो, और इसमें ये कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी, आपको तैयार करनी पड़ेगी। अगर आप जेई के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप बच्चों जेई के एस्पिरेंट्स हैं, तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी ही होगी, इतनी बात आपको ध्यान रखनी ही होगी। मेरी बात पकड़ पा रहे हो? चलो सिमिलर यहां पे भी यही फार्मूला आ जाएगा। अगर आपसे कोई कहे बेटा जी कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की कोई बात करता है, तो मेरे भाई अगर मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन मैट्रिक्स की बात करता है, तो मेरे भाई आप तुरंत आंसर करना सर टोटल एलिमेंट होंगे n स्क्वायर, जनरल बात कर रहा हूं, उसमें से सर डायगोनल हटा देंगे, तो अब डायगोनल के ऊपर और नीचे मिला के इतने होंगे, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ जीरो बताने हैं, तो ऊपर वाले तो कन्फर्म है जीरो हैं, तो ऊपर वाले जब जीरो हैं तो हाफ कर दीजिए। ये फार्मूला बहुत प्यारा है। जैसे इस बात को अगर हम और अच्छे से, ऐसे आपको कई तरह के सवाल बन सकते हैं। आपको ये बन सकता है ए जो है हमारी 5x5 की, चाहे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
और अगर आपसे इसमें कहा जाए कि भैया मिनिमम नंबर ऑफ जीरो आप बताइए, तो आप कहना सर मुझे तो फॉर्मूला याद है, कौन सा, एन स्क्वायर माइनस एन बटे दो। तो कहना सर 5 रखेंगे, 5 स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 2 मीन्स 20 अपॉन 2 मीन्स सर 10 आएंगे। अगर 5 क्रॉस 5 की कोई भी मैट्रिसेस है, 5 क्रॉस 5, तो इसमें मिनिमम 0 की गारंटी है कि 10 होंगे, पक्की बात। डायगोनल पे कितने एलिमेंट होंगे, तो डायगोनल पे 5 होंगे, 5 क्रॉस 5 किए तो डायगोनल के 5। टोटल कितने एलिमेंट होंगे, 25 होंगे। तो 25 में से 5 गया तो 20 बचे। 20 में आधे एलिमेंट जो नीचे वाले हैं वो 0 होंगे, लोअर में अपर में नीचे वाले और लोअर में ऊपर 0 होंगे। बात पकड़ में आ रही भाई? इतनी बात अगर सीखते जा रहे हो ना गुरु, तो मजा आने वाला है, क्योंकि ये सीधे सीधे जेई में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन के अंदर यही सब जानकारी भरी होती है। अब मैं बात करता हूं, यहां तक तो हमने बहुत अच्छे से समझा। अब मैं एक मैट्रिसेस है डायगोनल मैट्रिस, विकर्ण आव्यूह, ये क्या होती है? ये सारी की सारी मैट्रिक्स बच्चों होंगी तो स्क्वायर, रहेंगी तो स्क्वायर। इतना गुरु ध्यान रखना, सारी की सारी मैट्रिसेस बालक स्क्वायर ही होंगे। हाँ, बस डायगोनल की जब बात करी जाए तो रूल कहता है कि डायगोनल के एलिमेंट के अलावा जो भी एलिमेंट है वो सब के सब 0 होंगे। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात हमने आपको इंपॉर्टेंट बात बता दी। वो सारे के सारे डायगोनल के हैं नहीं, वो सवाल नहीं उठता है। आपको जब विकर्ण आव्यूह टिक लगाना है तो डायगोनल के जस्ट ऊपर देखो आ 0, जस्ट नीचे देखो आ 0, तो आप कहना सर ये डीएम है, ये डीएम है, यस या नो। अच्छा, जैसे अब ये मैट्रिसेस ए है, अगर हम इसके कहें कि इस ए मैट्रिसेस के डायगोनल में कितने एलिमेंट हैं, अगर हम आपसे ये कहें कि इस ए मैट्रिक्स के डायगोनल कितने एलिमेंट हैं, तो जितने क्रॉस कितने की है उतने ही एलिमेंट होंगे डायगोनल में, 3। बात समझ रहे हो? अब ऐसे ही अगर जनरल कोई मैट्रिसेस हम दे दें आपको बेटा, जनरल मैट्रिसेस दे दे एन क्रॉस एन की, कितने क्रॉस कितने की दे दे, एन क्रॉस एन। क्योंकि जेई के अंदर ये जो मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर रहा हूं, जो बोर्ड में शायद आप उस तरह से नहीं पढ़ पाते हो, कंपटीशन में हम लोग उसी को ट्रेंड करते हैं, बेहतर ट्रेनिंग देते हैं। अगर हम आपसे कहें कि ये मैट्रिसेस है, इसके में टोटल एलिमेंट कितने होंगे, तो सब बच्चों को अब तैयार हो गए, पांडे सर ने बताया था एन स्क्वायर होंगे। इसके डायगोनल में कितने एलिमेंट होंगे, जब मैं ऐसे लिखता हूं तो इसका मतलब है डायगोनल कितने एलिमेंट होंगे, तो एन होंगे। तो डायगोनल को छोड़कर जो एन है, इनको छोड़कर बाकी सब 0 होते हैं ना, इसमें बाकी सब 0 होते हैं। तो यही मैं कह रहा हूं कि इसमें भी एक क्वेश्चन बनता है कि मिनिमम, बहुत प्यारा क्वेश्चन बन रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ 0 इन ए। ये तो सवाल बन रहा है, इसका जवाब देना है। मिनिमम नंबर ऑफ 0 बताने, मैक्सिमम नहीं बता सकते। बोले क्यों? डायगोनल पे 0 ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, तो किसी ने लिया है किसी ने नहीं लिया है, तो वो एग्जैक्ट फार्मूला नहीं बन जाएगा। लेकिन मिनिमम में तो कन्फर्म है, तुम डायगोनल पे क्या ले रहे हो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें पता है डायगोनल के ऊपर सब 0 लोगे, नीचे सब 0 लोगे, क्योंकि ये परिभाषा ही कहती है, डेफिनेशन कहती है। बात पकड़ में आ रही होगी? तो अब मिनिमम नंबर ऑफ 0 की बात करेंगे, तो इसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे बच्चा, टोटल तो एन स्क्वायर एलिमेंट है। तो एन स्क्वायर में बस डायगोनल वाले में संदेह है, 0 लें कि ना लें, तो बस उतने निकाल के बाहर फेंको। ये जो वैल्यू है, मैंने अपर और लोअर में भी बोला था, एन स्क्वायर माइनस एन, ये दोनों मिला के टोटल कितने एलिमेंट होंगे, एन स्क्वायर माइनस एन। ये बड़ा फॉर्मूला बन गया। जैसे हम एक सवाल में, अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देते हैं आपको, ध्यान देना बेटा, अगर हम एक क्वेश्चन देते हैं, मैंने आपसे कहा कि भैया ए कोई मैट्रिसेस है, हमने आपसे कहा बेटा गुरु ए अपने पास कोई मैट्रिसेस, ए इज मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं शॉर्टकट में, डीएम। ए डायगोनल मैट्रिक्स है, एक ऐसी मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स। तो अगर मैं आपसे कहूं और ऑफ ऑर्डर
ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर की भी बात कर रहे हैं, ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर आप मान लीजिए बेटा 5x5 की है, और आपसे तुरंत रेंडम में क्वेश्चन कर रहा हूं कि भैया मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन ए बताओ, तो कितने हो जाएंगे? तो टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 25। डायगोनल कितने हो जाएंगे? 5। बाकी जो बचे वहीं पे जीरो होने की गारंटी 100% है, 20 आएगा, 20 आएगा। बोलो भाई, अगर मैं 5x5 की ना लेकर, अगर मैं 5x5 की ना लेकर 6x6 की लेता, जल्दी से आंसर। अच्छा देखो, मैं जब लेता हूँ कि 6x6 की लेता आंसर, सोचो तो बोगस बने देखना नहीं। जैसे मेरे ये रोहित बेटा है, किरण है, अर्जुन है, ये जो लोग देख रहे हैं, क्यों किरण, ये लोग देख रहे हैं, तो ये लोग हमें रिएक्ट करते हैं जब हम इनसे आंसर करते हैं, तो ये देखो पेज से हमें दिखा देते हैं, सर इतना आएगा क्या? तो आप भी हमें दिखा तो नहीं सकते हो, कमेंट में लिखिए। इस क्लास को कैसे भी देख रहे हो आप कमेंट में जरूर लिखें, हम कमेंट देखते रहते हैं क्लास की, ठीक है। दूसरी बात है कि आप अपने आप को उत्तर दो। जब अपने आप को उत्तर दोगे तो सीखने की पहली ही पहचान है, सीखने की पहली पहचान है कि अगर टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ाते बाद एक सवाल समझाएगा, दूसरे का आंसर कर रहा है, तो आपका ब्रेन आंसर नहीं भी दे रहा है, तो आप उस पैटर्न को लगा के सोचिए, और ये मत सोचिए कि दूसरा कोई बच्चा आंसर दे तो ठीक काम चल जाएगा। आप भी देने की कोशिश करिए, 10 दिन 20 दिन, एक दिन आप भी आंसर देने लग जाएंगे, और फिर आप टीचर से कनेक्ट हो जाएंगे। तो टीचर और स्टूडेंट इस तरह से कनेक्ट होते हैं, और जो साल भर इस तरह से कनेक्ट बने रहते हैं, उनको मैं देखता हूँ 100% सिलेक्शन हो जाएगा। इस मेथड को अब जीना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कि अगर 6x6 का है तो आपका कितने होंगे? 36 - 6 मतलब 30। मिनिमम नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे, क्योंकि 36 तो एलिमेंट ही है, और 36 में 6 डायगोनल पे होंगे, तो वो हटा दो, बाकी जो बचे हैं। अच्छा 30 में डायगोनल के नीचे कितने होंगे? 15। डायगोनल के ऊपर कितने होंगे? 15। समझ में आ गया? चलो ये तो हो गई बात है, यहां तक तो बच्चों बात क्लियर हो गई यार। अब हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है बच्चों, ध्यान देना। स्केलर मैट्रिक्स की सीधा और सरल सा रूल है कि इसमें भी डायगोनल के ऊपर नीचे जीरो होंगे, बस डायगोनल पर सेम एलिमेंट होंगे, ये रूल कह रहा है। अगर स्केलर की बात कर रहा हूं मैं, स्केलर की बात कर रहा हूं, जैसे मैंने बी बनाया, तो मैं स्केलर की बात कर रहा हूं, तो ये 0 0, बी 0, सी 0 0 0। बट देखो यहाँ पे यही तो प्रॉब्लम हो गई। अगर यहाँ की बात करी जाए तो ये जो एलिमेंट है ना, वो एक जैसे होते हैं, स्केलर में एक जैसे होते हैं भैया। ये भी के हो जाएगा, ये भी के हो जाएगा, ये भी के हो जाएगा। ये खासियत है स्केलर की, इसकी खासियत है, ये स्केलर की खासियत है, ये भाई स्केलर की खासियत है कि डायगोनल के एलिमेंट सेम हो जाएंगे, डायगोनल के एलिमेंट सेम हो जाएंगे, और बाकी सब जीरो हो जाएंगे। इसका रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं, अगर ए कोई स्केलर मैट्रिक्स है तो इसमें ले सकते हैं डायगोनल पर हमेशा एलिमेंट बराबर होते हैं। ये A11 है, ये A22 है, ये A33। तो जहां जहां आई बराबर जे होगा वहां वहां कोई कांस्टेंट होगा, और जहां आई और जी के बराबर नहीं होगा वहां पक्की बात जीरो होगा। ये जो नोटेशन है मेरे भाई, ये अपना स्केलर मैट्रिक्स का है, अदिश आव्यूह का है, अदिश आव्यूह का है। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो बताओ, इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो फिर आगे बढ़ा जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम आगे, पक्की बात है बढ़ेंगे, इसमें कोई नहीं दोहराए वाली बात है। चलो भाई आगे बढ़े। तो अब हम चलते हैं आगे की ओर, अब हम चलते हैं आगे की ओर, अब हम चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर बात करी जाए, किसकी बात करी जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करी जाए तो बेटा बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब जान रहे हो, बोर्ड में पढ़ के भी आए हो। अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करेंगे तो आइडेंटिटी में क्या है, डायगोनल वाली जगह पे 1 1, और बाकी जितनी भी जगह हैं और जितने भी प्लेसेस हैं
वहां सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई 0 0 ही रहेगा। आइडेंटिटी मैट्रिसेस की यही खासियत है। ये 3x3 की है, ये आइडेंटिटी मैट्रिसेस है 3x3, I33 भी बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिसेस में डायगोनल का एलिमेंट जो होता है वो 1 हो जाएगा। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे इसका मैं लिखना चाहूं तो आप लिखोगे बच्चा I बराबर जब J होगा, ना ध्यान देना, I बराबर J, इसका मतलब जब डायगोनल की पोजीशन आएगी तब कितने एलिमेंट होंगे? 0। नहीं भाई सॉरी, तब 0 नहीं होंगे, तब तो 1 होगा। जहां जहां डायगोनल होता है वहां तो 1 होगा। और जब I J के बराबर नहीं होगा, जब I J के बराबर नहीं होगा तो वहां पर क्या होगा? 0 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिसेस। ये आइडेंटिटी मैट्रिसेस का एक बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन है। यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, I इसको बोलते हैं, I3 बोलते हैं। अगर I2 की बात करी जाए तो ये प्यारी सी बन जाएगी ये अपनी 1001। ये 2x2 की, ये 2x2 की हो गई, ये 2x2 की हो गई। अब चलते हैं आगे की ओर। अभी हमने यही क्वेश्चन किए थे, अब आपको आंसर करना है। ऑलरेडी हम ये बात समझा चुके थे वहीं पर जहां अभी पढ़ा रहे थे। कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में दोनों आएंगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अब देखो इसका तो आंसर हमें पता है। अगर मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस की बात करी जाए मेरे भाई, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस की बात करी जाए तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे? n²। डायगोनल के एलिमेंट कितने होंगे? -n। तो ये डायगोनल के ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट आ गए। अब जब अपर या लोअर होगा तो या तो नीचे के सारे 0 होंगे या ऊपर के 0 होंगे। बाकी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम की जब बात करेंगे तो गारंटी ये देनी है कि नीचे वाले सारे 0 या ऊपर वाले सारे 0। तो हाफ हो जाता है। भाई इस पर आपका सवाल अभी बहुत अच्छा सवाल कराऊंगा और आप कहोगे सर जी इसीलिए आप ये सब पढ़ा रहे थे। हम कहेंगे हाँ बेटा इसीलिए पढ़ा रहे थे। n² - n/2 करेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि मिनिमम नंबर ऑफ, फिर से 0 बताने, इसमें अब की बार बताने डायगोनल मैट्रिक्स में, डायगोनल मैट्रिक्स में बताने। तो ये तो अभी पढ़े थे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे n²। n² में डायगोनल को छोड़कर बाकी सब 0 होने वाले। डायगोनल पे होंगे ना होंगे ये क्वेश्चन नहीं उठ रहा है भाई, कोई 0 बना सकते हो कोई नहीं बना सकते हो, लेकिन डायगोनल के अपवर्ड और लोअरवर्ड दोनों तरफ सारे 0 होंगे। तो इसका मतलब है बस डायगोनल वाले जो n एलिमेंट हैं उनको हटा दो। हाफ मत कर देना। हाफ कर दिया तो आप ये कहना चाहते हो कि सिर्फ डायगोनल के नीचे या ऊपर में से कोई 0 होंगे? नहीं, नीचे और ऊपर मिला के तो n² - n/2। डायगोनल के नीचे होंगे n² - n/2 और डायगोनल के ऊपर होंगे n² - n/2। टोटल ऐड कर दो तो n² - n हो जाएगा। बात समझ में आ रही भाई? बोर्ड में जो पढ़ते हो वो बिल्कुल अलग पढ़ते हो भाई, कंपटीशन में वही चीज मैं पढ़ा रहा हूँ। क्यों वही पढ़ा रहा हूँ? बस चीजों का थिंकिंग अप्रोच अलग है, क्योंकि ये बेहतरीन क्लास हम आपको IIT JEE की प्रोवाइड करा रहे हैं, बहुत शालीनता से प्रोवाइड करा रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। जितनी अब तक कहानी पढ़ाई ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर हम आपको जेई में फॉर्मेट कर देते तो आप क्या करते? कह रहा है कि ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक, तो कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बताओ। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब है ये कितने क्रॉस कितने की है? n क्रॉस n की। तो मतलब हमें n का मान पूछ रहा है, n का मान पूछ रहा है। अब ये n का मान कैसे आएगा वो समझते हैं। इन्होंने ये हमें दिया है पैरामीटर l+5 बराबर p+2m। मेरे भाई ना तो l पता है, ना p पता है और ना m पता है। तो रूल कहता है
नियम कहता है कि कुछ न कुछ दिया जाएगा, कुछ न कुछ दिया जाएगा। रूल कहता है कि कुछ न कुछ दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? आइए वो हम समझाते हैं क्या दिया जाएगा। दिया जाएगा कि एल देखो दे रहा है, यहीं से निकाला जाएगा, बस पढ़ना आना चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन ए इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हो जब ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अभी हम पिछली क्लास में पढ़ाए थे, अभी इसी क्लास में पढ़ा रहा था, उसमें मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हो सकते हैं। देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो मेरे भाई सुन लीजिए, ये डायगोनल वाले एलिमेंट हो सकता है अलग अलग हो सारे के सारे। अगर मान लो n क्रॉस n की है, मान के चलता हूं कि n क्रॉस n की है, सारी n क्रॉस n की तो होंगी, तो n क्रॉस n की है, तो इसमें डायगोनल के एलिमेंट कितने हो जाएंगे n, ये माना अलग हो। साथ ही साथ डायगोनल के ऊपर कितने एलिमेंट होंगे वो हम भी बता चुके थे, n स्क्वायर माइनस n बाई 2, है ना। अब तो जनरल बात करेंगे भाई, अब तो लाइटली बात करेंगे, n स्क्वायर माइनस n बाई 2 हो जाएगा। और डायगोनल के नीचे एलिमेंट कितने हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनती है तो नीचे सारे जीरो हो जाएंगे, तो वो एक ही टाइप का तो एलिमेंट हुआ। तो अगर हम मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एलिमेंट की बात करें, तो अगर हम L की वैल्यू निकालने जाए तो टोटल डायगोनल पे n एलिमेंट हो जाएंगे, प्लस ये माना अलग अलग एलिमेंट है, डायगोनल के ऊपर मान लीजिए अलग अलग एलिमेंट है, n स्क्वायर माइनस n बाई 2 हो जाएंगे, और नीचे मान लीजिए जीरो जीरो है तो वो एक तरह के वो एलिमेंट हो जाएंगे। ये तो प्यारा सा L का वैल्यू आ गया। किसका वैल्यू आ गया? L का वैल्यू। भाई यहां तक समझ लो मेरी बात, यहां L समझ में आया? L का मतलब क्या है? डायगोनल पे माना n एलिमेंट वो अलग है, ऊपर n स्क्वायर माइनस n बाई 2 वो अलग है। n स्क्वायर माइनस n बाई 2 पकड़ पा रहे हो? टोटल n स्क्वायर एलिमेंट, डायगोनल घटा दिए तो माइनस n हो गए। अब आधे ऊपर है आधे नीचे तो आधा कर दिया, और नीचे जीरो जीरो है तो वो एक टाइप के एलिमेंट हो गए, तीनों को ऐड कर दिया तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डायगोनल पर n एलिमेंट, मैं लिख दे रहा हूं, डायगोनल के ऊपर या नीचे इतने एलिमेंट, और जहां जीरो हो जाएंगे वो एक टाइप के एलिमेंट हो जाएंगे। ये कहानी L की हो गई। अब कहानी M की लिखते हैं। M की लिखते हैं। M क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज। फिर से डिस्टिंक्ट एंट्रीज कर रहा है, बड़ा दिमाग लग रहा है, मिनिमम तो रटे थे। डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हो सकते हैं? ये माना कि डायगोनल पर n अलग है, बिल्कुल सारे के सारे अलग हैं, और ऊपर और नीचे तो जीरो ही होता है, तो वो तो एक ही टाइप का एलिमेंट जीरो होगा। ये भी एक रिजल्ट बन गया कि डायगोनल मैट्रिक्स में जीरो नहीं पूछ रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हो जाएंगे। तो n तो डायगोनल पे मान लो अलग अलग हो जाएंगे, और ऊपर नीचे जीरो तो एक टाइप का एलिमेंट होगा, तो n+1। भाई बात समझ में आ रही? बात हमें तो बड़ा मजा आ रहा है यार समझाने में। फिर p की बात करते हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, मिनिमम नंबर का मैं फार्मूला बता चुका हूं। अगर 8 ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी तो p तो अपना याद, हमें खुद याद है, आपको भी याद होना चाहिए, वो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n बाई 2। ये तो अभी थोड़ी देर पहले हमने लेक्चर में ये आपको रिवाइज करवाया कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस चाहे अपर ट्रायंगुलर हो चाहे लोअर ट्रायंगुलर हो, n स्क्वायर माइनस n बाई 2, और डायगोनल अगर है तो n स्क्वायर माइनस n होगा मिनिमम नंबर ऑफ जीरो। डिस्टिंक्ट एलिमेंट की बात होगी। अब आइए ये सारी वैल्यू यहां पुट करिए। अब L का मान अपने को मिल गया। अब क्वेश्चन मार्क वाली बात खत्म हो गई। जो दिया जाता है उसका यूज किया जाता है, तो L का मान ये है बंधु, L का मान ये है बच्चा, L का मान, इस मान को रखिए यहाँ पे n+1, मैं इधर लिख दे रहा हूँ इसे, n स्क्वायर माइनस n बाई +5, यहाँ पे 2m भी है, और p का मान कितना आया? p का मान आया n स्क्वायर माइनस n बाई +2, m का मान कितना आया? m का मान है n+। थोड़ा ध्यान देना बेटा, हमने तो बात पकड़ ली, तुमने पकड़ी कि नहीं पड़ी वो बताओ। ये और ये एक जैसा काट दिया,
ये n बनाए तो 5 और 1 कितना हो गया 6, और ये मल्टीप्लाई कर दो 2n + 2, 6 में से 2 गया कितना बचा 4, और 2n में से n गया कितना बचा, ये लो n बराबर 4, तो कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स आ गई 4 क्रॉस, यही पूछ रहा था, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो मेरे साथ साथ बच्चों ये रिवाइज कर लीजिए, किसी भी मैट्रिक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज पूछा जाए, अगर वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसमें कितने हो जाएंगे, n डायगोनल पे अलग अलग हो सकते हैं, एक एलिमेंट होगा 0 0 वाला सब, और एक ऊपर हो सकता है n² - n/2 0। तो ये बच्चों पैटर्न आपको तैयार कर लीजिए, और n मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन अ डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं, तो n डायगोनल पे अलग अलग हो सकते हैं, और ऊपर और नीचे 0 तो वो एक टाइप के, तो n+1, ये आपको पता है, ये हमने बता दिया। बेटा ये लेक्चर ना इसको दोबारा भी सुनना है और लिख लेना है और रिवाइज करना है, और उसको कूट कूट के पढ़ना है, कूट कूट के, जो फार्मूलाज में जनरेट कर रहा हूं इनको अप्लाई करो, एन की वैल्यू वेरी कर करके, एन की वैल्यू वेरी करके, तभी तो क्रिएटिव माइंड बनता है। जेई में जो भी सवाल आते हैं वो बेसिक फंडामेंटल के स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, बस उन स्टैंडर्ड क्वेश्चन को तीसरी स्टेप में यूज किया जाता है, पहली 2-3 स्टेप है वो ब्रेक करी जाती है थिंकिंग अप्रोच से। जिसने वहां पे ब्रेक कर दिया तो फिर देखते हैं तो वही नोट क्वेश्चन आते हैं जो क्लासरूम नोट्स के होते हैं। क्लासरूम नोट्स के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, पहला जो लाइन है वो आपको खुद से ब्रेक करना पड़ेगा, अभ्यास कर करके आपको वो ट्रेनिंग मिल जाएगी कि यार इसमें ये कर दे तो ये आ जाएगा, और जैसे 2 लाइनें पूरी होती हैं तीसरी लाइन से वही सवाल बन जाते हैं जो हम लोग रेगुलर क्लासेस में अपने साथ पढ़ते हैं। इसलिए थिंकिंग अप्रोच को बढ़िया करो। बोलो किरण, अर्जुन, समझ में आया? हाँ, अब हम चलते हैं बच्चा अगली क्लास की, अगले क्वेश्चन की ओर। अब सवाल ही सवाल होंगे शायद, अब मुझे लग रहा है सारे सारे सवाल ही सवाल होंगे, बढ़िया बढ़िया सवाल होंगे, अब मजा आ जाएगा आपको। अरे अभी तो कॉन्सेप्ट और भी चल रहे हैं। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की बात कर रहा है, आप व्यू का जो बीजगणित है उसको देखते हैं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या चीज होती है? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की अगर बात करें तो आइए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को सीखते हैं। 2 मैट्रिसेस कब इक्वल होती है वो समझिए। 2 मैट्रिसेस इक्वल तब होती हैं जब पहला केस आप याद रखना कि जो पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ए बराबर होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी, दूसरी मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। पहली तो शर्त ये है, और दूसरी शर्त ये है कंपोनेंट वाइज एलिमेंट ही बराबर होने चाहिए। मतलब यहां पे अगर मैं कहूं ए आई जे जो इधर वाले हैं और दूसरी मैट्रिक्स के जो बी आई जे हैं वो कंपोनेंट वाइज बराबर होने चाहिए। जैसे ए 1 1 पे इधर 1 1 पे, इधर 1 1 पे, इधर 2 2 2 पे, इधर 2, तब जाके 2 मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस हो जाती हैं, तब जाके 2 मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस हो जाती हैं। इस बात को समझिए। जैसे हमने कहा कि 1 2 3x, हमने कहा 1/3 और यहां पे 5, और हमने कहा ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है। अगर ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं और तब कहा कि भैया x और y का मान बताओ, तो बराबर होने पे देखो 2 क्रॉस 2 की ये भी है, 2 क्रॉस 2 की ये भी है, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट भी सेम है, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट भी सेम है, तो बराबर होने पे y बराबर कितना आएगा, y बराबर 2 आएगा, और x बराबर कितना आएगा, x बराबर। अच्छा यहीं से बात समझ में आई, पकड़ ली, बहुत अच्छे। अब मैं यहीं पे बच्चा एक टेक्निकली बात करूंगा, बिल्कुल गजब की बात करूंगा, और आपको वाह पार्टी सर, हमने कहा 1 2 3x, और हमने इधर कह दिया 1 2 5 6, और हमने कहा सॉल्यूशन बताइए। सॉल्यूशन मतलब x का मान बताइए। तो बहुत से बच्चे क्या कहेंगे, अरे सर ये दोनों मैट्रिक्स बराबर लिखी हुई तो x का मान कितना आ जाएगा, 6। गलत हो गए, x का मान 6। देखो मानते हैं, हम ये मान रहे थे कि ये 1 है तो ये 1 है, और ये 2 है, ये 2 है तो ये वाला भी 2 है,
बट बेटा ऑर्डर भी बराबर है, अच्छी बात है। बट यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, ये दोनों तो बराबर ही नहीं है। इसका मतलब x बराबर 6 करना बहुत ही गंदी बात हो जाएगी, क्योंकि यहाँ भी 3 होता, यहाँ भी 3 होता, तब x बराबर 6 कहते हैं। यही मैं कह रहा हूं कि ऑर्डर भी बराबर होने चाहिए दोनों की, और कंपोनेंट वाइज एलिमेंट, संगत एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए। मतलब 1 1 वाली जगह पे 1 है, 2 2 वाली जगह पे 2 है, यहाँ तो लिखा हुआ है। और यहाँ पे अगर ये 1 2 वाली जगह पे 2 है और ये 2 1 वाली जगह पे 3 है, तो 2 1 वाली जगह पे 5 नहीं होना चाहिए। बात पकड़ में आई? ये बात गहरी थी। बहुत से बच्चे कहेंगे हाँ सर बराबर है, तो x बराबर 6, क्योंकि आप बता रहे हो कंपेयर करने से आ जाता है। तो कंपेयर करने से तब आता जब यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, तब कहा कि y बराबर भी 2 होगा और x बराबर 5 होगा। y बराबर 2 होगा और x बराबर 5, y बराबर 2 और x बराबर 5। ये करेक्ट करो, ये कहां से लिख दिया हमने, x बराबर 5 और y बराबर 2। बात पकड़ में आ रही? ये हो गई दो मैट्रिसेस बराबर कब होती हैं, इक्वल कब होती हैं, ये बात तो पकड़ में आ गई है ना। चलो अब चलते हैं आगे की ओर। अब हम चलते हैं आगे की ओर, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। कैसे हम दो मैट्रिसेस को जोड़ सकते हैं, इस बात को देखिए बेटा। उसकी शर्त है कि A एंड B आर टू सेम ऑर्डर मैट्रिसेस। अगर सेम ऑर्डर की नहीं है तो एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। इस बात को देखिए, बच्चे पढ़ते तो चले जाते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे जो बातें हैं ना, इनको आप लोग लाइटली ले लेते हो। बस यही चीज एक पुअर, एवरेज और स्मार्ट स्टूडेंट में अंतर कर देती है। स्मार्ट जो बच्चा होता है वो इस बात को ध्यान देता है ना। अभी वो कौन सी मूवी आई, उसमें कई हीरो थे, 5 करके आई थी कोई, है ना, तो कॉमेडी वाले थे। तो वो कहता अबे इस पे क्यों ध्यान दे रहा है, इस पर दे फोकस, है ना। तो उसने कहा कि अबे मैं तुझे गोली मारूंगा तू मर जाएगा। तो कहता अबे तू गोली मारेगा, बोले मरने पे ध्यान दे, मरने पर, गोली पे मत दे, है ना। तो वही वाली बात है, अक्षय कुमार की मूवी आई थी। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की बात करते हैं, तो दो मैट्रिसेस जो होती हैं वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, तब उनको ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर एक मैट्रिसेस मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 है, ये 2 क्रॉस 3 की, और दूसरी मैट्रिसेस है 1 1 2 2 1 3, ये भी 2 क्रॉस 3 की। तो अब इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड किया जा सकता है। ऐड करने पे आएगी तो 2 क्रॉस 3 की, सिंपल एडिशन है बेटा, ये तो बहुत बड़ी बात भी नहीं है। बस 1 1 को ऐड कर दे 2, भाई 2 1 को ऐड करना 3, 5 2 को ऐड करना 7, 3 2 को ऐड करना 5, 4 1 को ऐड करना 5 और 6 3 को ऐड करना 9। बस सिंपल सिंपल। एक बच्चा बोला कि सर, हमने कहा हाँ बेटा, अगर ये सेम ऑर्डर के ना होते तो देख चल मैं तेरी बात भी पूरी कर दूंगा मेरे भाई। अगर सेम ऑर्डर के ना होते तो भूकंप आ जाता। भूकंप ऐसे आता, इसको ऐड कर देंगे भाई, आ गया 2, इसको ऐड कर देंगे भाई, तब भी कोई दिक्कत नहीं, आ गया 3। अब इसको कहां ऐड करूं मेरे भाई, करना तो पड़ेगा। इस वजह से एडिशन पॉसिबल नहीं होता है अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो। ऑर्डर सेम नहीं है तो एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। समझ गए मेरी बात? तो ये भी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी मेरे भाई, ये भी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर ए और बी दो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है तब तो एडिशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। और देखो जिन जिन मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल होता है, ध्यान रखना, चाहे आप ए प्लस बी करो अगर ऑर्डर सेम है, और चाहे बी प्लस ए करो, दोनों ही मैट्रिक्स बराबर आते, दोनों ही बराबर आती हैं। और अलजेब्रा के अंदर इस लॉ को बोलते हैं, थोड़ा सा भाई ये बात बहुत ही
एक इंपॉर्टेंट बात आ गई, इसलिए मेरा मन हो रहा है कि मैं इसको समझा दूं, इसलिए मेरा मन हो रहा है कि मैं इसको समझा भी दूं आप लोगों को। कि मैं ये कहना चाहता हूं कि एक लॉ होता है, अगर ए स्टार बी करें, स्टार कोई भी ऑपरेशन है, और फिर इसको रिवर्स कर दें बी स्टार ए, और ये दोनों ही बराबर आते हैं, तो इस लॉ को कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम कहा जाता है। ए बी और बी ए रिवर्स करने पर बराबर आ जाए तो इस लॉ को कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। याद रखना, बहुत जगह मैं इसका यूज करूंगा। तो मैं यही कह रहा हूं कि मैट्रिसेस के केस में हमेशा ध्यान रखना, ए प्लस बी करें, अगर एडिशन पॉसिबल है तो बी प्लस ए करें, दोनों बराबर आते हैं। तो ये रूल बन गया कि ए और बी अगर दो मैट्रिक्स हैं तो एडिशन के केस पर, एडिशन के केस पर आप पूरी बात लिखना, एडिशन के केस पर वह सीएल को होल्ड करते हैं। मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप लिखना एडिशन के केस पर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है। ये क्वेश्चन बन सकता है बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन बन सकता है कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर होल्ड कम्यूटेटिव लॉ, डज नॉट होल्ड, नहीं होल्ड कम्यूटेटिव लॉ। बात पकड़ में आ रही, समझ पा रहे हो मेरी बात? बहुत अच्छे, तुम लोगों को बात पकड़ में आ रही, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो अब मैं अगले पॉइंट की बात कर रहा हूं। अब आते हैं सवालों की दुनिया में। हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने अब तक पढ़ लिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। अब हम लोग आते हैं सवालों की शानदार दुनिया में। सम ऑफ द मैट्रिसेस, ये आपके पास मैट्रिसेस हैं, इनका सम ये दिया गया, तो वैल्यू ऑफ वाई बतानी है। आइए, बहुत गड़बड़ सड़बड़ नहीं, अगर सम बताना है तो इसको जोड़ो, मैं सवाल में लिख रहा हूं, और इसको जोड़ो, जो कि बराबर किसके, इसके। मैं अपना समय बचा रहा हूं, आपको सवाल के ऊपर नहीं लिख देना है, आपको सवाल को अलग से लिखना है बच्चा, ठीक है? हाँ, इतनी बात ठीक है। तो आते हैं, ठीक है मेरे भाई, मेरे भाई किरण अर्जुन, कैसे हो आप लोग? जी बढ़िया, ओके, फर्स्ट क्लास। अब देखिए, अगर इनका एडिशन करेंगे, सारे के सारे सेम ऑर्डर के हैं ना, देखो कितना है, 3 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 1, ठीक है ना? तो ऐड कर दीजिए, सारे के सारे कंपोनेंट वाइज ऐड होंगे। सीखते जाओ, जिनको ये नहीं आ रहा है, सिखाने के लिए ही बैठा हूं बच्चा। x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा, 10। इसको ऐड करते जाओ, सिंपल सा एडिशन है यार। x प्लस वाई, 0 हटा दो, कितना आया, 5। इसको ऐड करो तो y प्लस जेड इक्वल टू कितना आया, भाई y प्लस जेड 0 है ना, चलो कितना आया, 5। तुमको बताना y, y पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है, y पे, है ना? वो कौन सी मूवी है, हलचल है, कौन सी है, अभी आई थी ना अक्षय कुमार, वो कहता अबे इस पे क्यों ध्यान दे रहा ना, इस पे क्यों ध्यान, इस पे ध्यान देना। हाँ, तो अब देखो बच्चों, ये है सेकंड इक्वेशन और ये है थर्ड इक्वेशन। तो ये हो गया, आपको अगर इन दोनों को ऐड कर लें तो x प्लस 2y प्लस जेड बराबर 10 आ गया। ऐड करने पे इन दोनों को ऐड कर लो, सिंपल था। देखो मजे की बात क्या, अपने को x और z की दुनिया से लेना देना नहीं है, अपने से सिर्फ y पूछा गया। क्या पूछा गया, y। तो हमें तो y से लेना देना है, तो जो y पूछा गया, तो एक काम करते हैं, यहां से x प्लस जेड की वैल्यू आ जाएगी, इधर जाएगा माइनस के 2y, बस ये x प्लस जेड का मान उठा बेटा, इसमें डाल दे, x प्लस जेड में डाल दे। मेरी बात पकड़ पा रहे हो? तो रखो इस मान को, 10 माइनस 2y डाला, और y है रहने दे, और ये 10 आ गया, ठीक है? अब देख भाई, यहां से आएगा, यहां से कितना आएगा, यहां से आ जाएगा हमारा 2y में से y गया माइनस के y, 10 में से 10 गया 0। अरे भाई y बराबर 0 आ रहा है मेरे भाई, y बराबर 0 आ रहा होगा, y बराबर 0 आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया,
वेरी गुड। y बराबर 0 ही आ रहा है, सभी बच्चे नोट कर लीजिए, y बराबर 0 ही आ रहा है, y बराबर 0 ही आ रहा है, y बराबर 0 ही आ रहा है। बहुत अच्छे, तो ऑप्शन हो गया बी। बात समझ में आई? सिंपल सा ऐड किया, इन दोनों को हमने जब ऐड किया, यहां से बेटा हमने x प्लस जेड का मान निकाल लिया, इस मान को हमने x प्लस जेड में रख दिया, y निकल आया। चलो भाई, यहां तक तो बच्चों समझ में आया होगा। अब मैं हम अगले सवाल की ओर आ गए। सवाल का कलेक्शन देखो आप, इसी जैसे ये लेक्चर हो रहा है, अब इसी लेक्चर पर आपको एक डीपीपी मिलेगी। डीपीपी में 10, 15, 20 ऐसे सवाल हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, मुझे और अच्छे सवाल लग गए, जहां डिपेंड करता है लेक्चर पर कितने सवाल पॉसिबल हो रहे हैं। तो सारे के सारे जिसमें पीवाईक्यूज भी होंगे, जब सारा चैप्टर हो जाएगा तब असाइनमेंट मिलेगा। असाइनमेंट में तो सब कुछ भर देंगे, सारे सारे पीवाईक्यूज, डिजिट वेरी करके मैं सवाल बना के अपने डाला हूं, तो सब कुछ मिलेगा। मेरे साथ बस जुड़े रहो, बहुत अच्छा रहेगा। कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। भाई ये दोनों की ये जो है पहले सॉल्व कर लो, ये इसके बराबर है, तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, एक्स प्लस आई वाई, तो रियल रियल पार्ट को बराबर कर लेंगे और इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट को कर लेंगे, एक्स वाई का मान आ जाएगा। पहले तो यार इसको सॉल्व करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लोगे, पहली क्लास में बताया था मैंने निकालना कैसे, एक्स माइनस आई, इसका करो तो माइनस के 2 आईटा स्क्वायर। अब मैं एक लाइन और लिख दूंगा तुम्हारी हेल्प के लिए, फिर माइनस के बाद मैंने क्या, प्लस, फिर क्या आता माइनस, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये देखो भाई, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 3 है, ये गया तो कितना आया, माइनस के आई वाई, ये 0 हो गया, प्लस का 1, तो ये आया 2 आई वाई, वो तो 0, ये तो यार 0 में चला गया ना बेटा। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है वाली बात, बहुत अच्छी बात है, इतनी बात यार समझ में आनी चाहिए ना। 6 प्लस 11, अब देखो ये इसको सॉल्व देख, आईटा स्क्वायर का वैल्यू पहले याद होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स में तो हम बताएंगे कि कैसे आता है, -1 होता है, तो ये देख लो यहां से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस के एक्स आई, -1 होता है तो प्लस के 2 हो गया, और ये हो जाएगा आईटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 3 वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस के 2 आई वाई बराबर 6 प्लस 11 आई। ठीक है बेटा, अब देखो यहां से रियल वाले अलग कर लो, 2 प्लस 3 वाई, इमेजिनरी वाले अलग कर लो, 2 आई वाई, आई कॉमन ले लेते हैं ना, आई कॉमन ले लो बेटा यहां से, तो क्या करेंगे 2 वाई माइनस एक्स, और आई कॉमन ले लिया, और ये 6 प्लस 11 आई हो गया, 6 प्लस 11 आई। बच्चों देखो ध्यान से, अब यहां से कंपेयर करो, यहां से देखो ध्यान से, ये रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, तो 2 प्लस 3 वाई, ये आ गया बेटा 6, और ये इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि आईटा के साथ लिखा हुआ है, ये भी आईटा के साथ लिखा हुआ है, तो ये आ गया 2y माइनस एक्स बराबर 11। बेटा यहां से तो सिंपल हो गया, 3y, 6 में से 2 माइनस करो, ठीक है ना, 6 में से 2 माइनस करो, 2 प्लस 3y, बेटा देख लो एक बार कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, 2 प्लस 3y है ना, मैं चेक कर लूं, यहां पे माइनस के एक्स वाई, यहां पर आ गया आईटा स्क्वायर प्लस का 2, ओके, यहां पर ये आएगा, कोई वैल्यू मिस तो नहीं होगी, आईटा स्क्वायर प्लस 3, आईटा स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3y, और यहां पर आएगा प्लस के 2y, बहुत सही। अब यहां से आ गया 2 प्लस 3y, 2 प्लस 3y, और ये हो गया 2y माइनस एक्स। बेटा यहां तक तो बिल्कुल सही है यार, यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, कोई भी दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है, तो ये हमारा आ गया, 2 जो है अकेला होगा, 2 जो है अकेला होगा या एक्स के साथ होगा, वही मेरे को मिस्टेक मालूम पड़ रही, 2, ओ हो,
x यहां भी है और x यहां, फिर 2x के साथ होगा। भाई मैं कहूं कि इतना सिंपल, यहीं पे तुरंत y आ जाता, मजा नहीं आ जाएगा? इतना होता नहीं ना। अब यहां से देखो, आप अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू पुट करके देख लो। मैं क्यों तमाशा करूं? अगर x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 4 सही है तो वही सही होना चाहिए। -3 डालना तो 3 दूनी 6 और 4 3 12, और 12 में 6 गया, बिल्कुल सही आ रहा है। इसमें डाल के देखो, यही लड्डू मिल गया भाई। y का वैल्यू इधर उल्टा देखो, ध्यान से, गलती नहीं करना है। 4 दूनी 8 और माइनस माइनस प्लस और 8 3, अरे भाई क्या बात है, ऑप्शन ए ही हो गया। ये ना होता तो बी पे जाते। तो ये कभी कभी हैप्पीनेस होती है कि जो सोचो वही ऑप्शन ए ही वेरीफाई कर गया। तो ये बच्चों हमारा आंसर हो गया -3,6। बहुत ही बच्चों, क्लासरूम थ्योरी तो वही है, लेकिन थ्योरी में भी किस किस कॉन्सेप्ट में फार्मूला टेक्निक्स जनरेट हो सकती है, वो मैं जनरेट कर रहा हूं। वो मैं खुद से नहीं जनरेट कर रहा हूं भाई, ये भी मैं तुम्हें बता दूं। कोई भी दुनिया में कितना टीचर हो, खुद से कोई जनरेट नहीं करता। मैं साफ साफ बात करता हूँ। पीवाईक्यूज पढ़े जाते हैं और पीवाईक्यूज को पढ़ने से अंडरस्टैंडिंग आती है, और वहां के जो रिजल्ट होते हैं वो किसी न किसी कॉन्सेप्ट से ही सवाल बने होते हैं। तो उन रिजल्ट को हम लोग कॉन्सेप्ट में डाल देते हैं, बात खत्म हो गई। तो आप भी पीवाईक्यूज को बेहतर करना, तो आप मेरे से अच्छे कॉन्सेप्ट बना सकते हो और अच्छा सोच सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन चिंता ना करो, इतने साल पढ़ाते पढ़ाते हो गए, किस कॉन्सेप्ट में कितना ज्यादा अपडेट हो सकता है वो भाई मैं कर चुका। तो तुम मुझ पे बस भरोसा करो, ब्लाइंड फेथ करो। हम तुम्हें इतना दे दे रहे, तुम बताओ, अगर आप एक लर्नर है, तुम इस सेशन को देख रहे हैं, अगर पूरा आ रहा है सेशन, सब कुछ आ ही रहा है, तो आप एक अच्छे माइंड के स्टूडेंट हैं। तो नो डाउट आप हमें ना भी पढ़े तब भी काम चल जाएगा। आप एक अच्छे माइंड, अगर सब कुछ आपको आ ही रहा। लेकिन अगर आप हर 5 10 15 मिनट बाद आप कुछ ना कुछ नहीं सीख रहे हो, कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो, तो आपके लिए क्लास बहुत जरूरी। और आप अगर हर एक लाइन में आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, और कुछ ना कुछ सीखते ही जा रहे हो, यार ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, तो आपके लिए क्लास अमृत है। इसको तो पी जाओ, मुफ्त मिल जाएगी। तो बच्चों ये बढ़िया सा आंसर आ गया। अब चलते हैं अगले पॉइंट को। बहुत ज्यादा नहीं बचा है, ध्यान रखना। अब बहुत ज्यादा तुम्हें कष्ट नहीं दूंगा। तुम सोच रहे हो सर जी कितना कष्ट दोगे, बस एक दो सवाल और हैं भैया, उसके बाद आराम से एंजॉय करो। एक दो सवाल और है, आराम से एंजॉय करना, टेंशन ना लो भाई। टेंशन लेके तो कभी पढ़ो ही मत। मेरा मानना है कोई बच्चा टेंशन लेके ना पढ़े। देखो ये सवाल मैं ढूंढ के लाया यार। मैंने कहा बच्चे गलती कर सकते हैं, कई डायगोनल बोल सकते हैं। नालायको, डायगोनल तब होता जब डायगोनल तो ये होता है ना, इसको छोड़कर बाकी सब जीरो दिखने चाहिए। ये जीरो है नहीं ना है वो बात अलग, हो भी सकते हैं कुछ एलिमेंट, नहीं भी हो सकते। इसके बाद ये देखो, ये जीरो नहीं आना चाहिए, डायगोनल है नहीं। आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए, ये सब जीरो होने चाहिए, ये 1 1 होना चाहिए, आइडेंटिटी नहीं। स्क्वायर है, क्यों? 3 × 3 हैप्पी, मुस्कुराओ। वर्ग आप भी हुए, वर्ग आप भी हुए। चल भाई, ये देखो एक सवाल और आ गया। गुरु a + b + c + d का मान बताना है। बेटा इसके तुरंत बाद जो थर्ड लेक्चर आएगा, क्योंकि जेई के पीवाईक्यूज हमने तो पहली क्लास में ही करा दिए, दूसरी क्लास में शायद आपको ना मिले, अगर मिल जाए तो आधी मिल जाए। क्योंकि ये जो अप्रोचेस है, ये पीवाईक्यूज के क्वेश्चन से ही निकाली हुई अप्रोचेस हैं, बस उसमें और भी थोड़ा बहुत तिकड़म तिकड़म लगा देते हैं यहाँ पे। तो जो लेक्चर थर्ड आएगा उसमें पीवाईक्यूज भी भरे होंगे। फोर्थ वाले लेक्चर में तो पीवाईक्यूज होंगे, क्योंकि ऑलरेडी इतनी क्लासेस हो चुकी हैं कि अब पीवाईक्यूज कराना और आसान हो चुका है। हमारे लिए इतना डाटा मेरे पास है, इतनी इंफॉर्मेशन है कि पीवाईक्यूज अब आप लोग कवर कर ले जाओगे। जैसे ये क्वेश्चन है, a + b + c + d का मान बताना है। ये कहां से नई टेक्निक आया? अब देखो इसके लिए क्या, ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है ना, तो अभी मैंने कहा था ना ये और ये बराबर हो जाएगा। तो कर लो भाई, 2a + b = 8 और ये बराबर हो जाएगा। तो a + 2b = 4। a और b का मान बताना। एक काम कर दे, इसमें 1 से गुणा कर दे, इसका कोफिशिएंट 2 है तो इसमें 2 से गुणा कर दे। ये वाली बात पता है ना तुझे? तो 2a + b = 8 और ये आएगा 2 से गुणा करना भाई, 2a + 4b। ये कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल करने के लिए मैं कर रहा हूँ ये सब बातें। अब घटा दीजिए, दोनों माइनस कर दो, कट गया,
अरे यार ये b बराबर तो 0 आ गया भाई, b बराबर तो 0 आ गया भाई। और b बराबर 0 अगर इस किसी एक में रख दे, इसमें रख दे भाई b बराबर 0, तो 2a बराबर 8। लो भाई a बराबर 4, दो मान तो आ गए, a बराबर 4, b बराबर 0। अब cd इससे निकाल ले भाई, 2c प्लस d बराबर 3 बेटा, और इससे निकाल लो c प्लस 2d बराबर 3। अब बेटा इसमें अगर 2 से गुणा करते हैं वही वाली बात, तो काम बन जाएगा ना, तो ये आएगा 2c प्लस डी बराबर 3, इसमें 2 से गुणा कर दिया तो 2c प्लस 4d बराबर 6। घटा दीजिए, 2c से 2c कट गया, 4d में से डी गया बेटा माइनस के 3d, और 6 में से 3 गया माइनस के 3, माइनस माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 1। बहुत बढ़िया, d 1 आ गया, इसमें रख दो भैया, किसी एक में रख दो, मान लो इसमें रख दो, तो 2c प्लस 1 बराबर 3, तो 2c बराबर 3 में से एक गया 2 भाई, एक उधर जाएगा ना 2, तो c बराबर आएगा 1। भैया ये भी आ गया, c का मान आ गया 1, और d का मान बेटा कितना आ गया 1, तो 4 5 और 1 6। बहुत बढ़िया, सी आंसर एकदम से सही है, सी आंसर बिल्कुल सही है मेरे भाई। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं थी, बस इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस जो हमने कहते हैं आप लोगों से, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस लगाया, ए बी सी डी निकाला, और हमारा बढ़िया से आंसर आ गया। ऐसे ये भी सवाल है भाई, इसको भी कर लो मेरे साथ, एक्स वाई जेड का मान बताना भाई। अरे यार इसको थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो बेटा, सब मत करना सारा कुछ यार, इसको इसको तुलना कर लो ना, कंपेयर। तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो 2x बराबर 7 माइनस 3 करोगे तो कितना आएगा 4, तो x इज इक्वल टू 2। x बराबर 2 आएगा, तो ये गलत है और ये गलत है, क्योंकि यहाँ माइनस 2 है। अगर जल्दी से लगाना भी ना तो इन्हीं में से कोई लगाना। अब y का मान करना है तो 3y, इससे तुलना कर लो, मिल गया मुझे को, तो y बराबर आएगा -3, -3 3 जाना है, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन बी। ऐसे z की कंपेयर इससे कर लेना, तो आपको कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आ गई, बोलो भाई, इतनी बात सब बच्चे बताएं, इतनी बहुत सब बच्चे बताएं। चलो भाई अगले सवाल, ये भी एक सवाल है, इसका भी सभी बच्चे आंसर करें, जितने बच्चे देख रहे हैं आप सभी बच्चे आंसर करिए। आपसे पूछ रहा है सम ऑफ 2,2 एंट्रीज। यहां बहुत हड़बड़ी नहीं होगी क्लास में, बहुत प्यारी प्यारी स्वीट क्लास दे रहा हूं, प्यार से बोल रहा हूं, प्यार से सिखा रहा हूं, बिल्कुल जो काका देव में ऑफलाइन हमारा एक्स्ट्रा पीरियड कोचिंग है, धुआंधार जेई का बैच, अब तक 2 बैच स्टार्ट हो चुके हैं। आप काका देव के सबसे बेहतरीन टीचर इस समय पढ़ रहे हैं, टीचर तो बहुत अच्छे अच्छे बेहतरीन टीचर है, लेकिन उन टीचरों के आशीर्वाद की वजह से, जो सीनियर टीचर है जिन्होंने इस काका देव में बहुत अच्छा काम किया, उन सभी टीचर्स के आशीर्वाद से आपके ऋषभ पांडे सर आगे बढ़ रहे हैं। और वो सब टीचर जो भी हैं अप्रिशिएट ही करते हैं, अगर मेरा लेक्चर कोई भी टीचर देखता है, कहता है ये यंग लड़का ना यही टॉप रैंकर प्रोड्यूस कर रहा है, तो यही बेहतर करता चला जाएगा, तो उन सबका आशीर्वाद है, और इस वजह से हम बेहतर कर पा रहे हैं। सारे गुरुओं का आशीर्वाद होना चाहिए। इसलिए काकादेव में अगर आप आना चाहते हैं तो ऑफलाइन में आ सकते हो, एक्स्ट्रा पीरियड कोचिंग में, ठीक है ना, वहाँ आपका स्वागत है। हमारे ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, और ये ऑफलाइन बैचेस की सेकेंड क्लास में जो नया बैच शुरू हो गया उसकी क्लास आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे कि आपका कोई चीज छूटे ना और आप अच्छे से पढ़ सके। अब बच्चों हमने कहा सम ऑफ 2,2 एंट्रीज, तो भैया इसका दूसरी रो और दूसरे कॉलम का जो एंट्रीज है वो ये होगा, और इसका भी दूसरी रो, क्या ना, दूसरी रो और दूसरे कॉलम, ये दोनों मिलेंगे कहाँ, यहाँ ऐसे टकराएंगे यहाँ पे, तो ये 5 हो गए। इन दोनों का सम 5 + 2 कितना होता है 7। अरे भाई ये क्या हो गया, कोई लग रहा है प्रिंटिंग मिस्टेक होगी और क्या होता है। सम ऑफ 2,2 एंट्रीज ऑफ ए एंड बी, ठीक है, अगर प्लस प्लस है तो 5 और 2 7, 7 ऑप्शन में नहीं है तो आप एक और ऑप्शन बना लो भैया, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ओके, प्रिंटिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। और नहीं तो अगर आंसर ही मैच करने की इच्छा है तो ये कर सकते हो, जैसे यहाँ 2 होगा तो यहाँ पे ये मान लेते हैं कि मुझे आंसर यहाँ पे -5 होगा, अब आंसर मैच कर जाएगा। 2,2 वाली जगह पे 2 है, तो यहाँ 2,2 वाली जगह पे -5 है।
अब इन दोनों को ऐड करना है तो ऐड कर दिया, तो फिर प्लस माइनस कितना होगा माइनस, 5 में 2 के कितना हो माइनस का 3, ऑप्शन बी लगा लो, ऑप्शन बी लगा लो, ठीक है। चलो भाई यहां तक बात समझ में आई, तो यहां तक अगर सभी बच्चों को बात समझ में आई तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अब सेशन को ये रखते हैं, मिलते हैं लेक्चर नंबर 3, और लेक्चर नंबर 3 बच्चों बहुत ही उम्दा लेक्चर होगा, इसमें आप मल्टीप्लीकेशन पे सवाल रैंडमली आते हैं, तो पूरा मल्टीप्लीकेशन आप पढ़ोगे लेक्चर नंबर 3 में कंप्लीट मैथ। इसमें तो एडिशन के केस पे काम चल रहे थे, अब मल्टीप्लीकेशन पे तो जे के पीवाईक्यूज रिसेंटली 3 4 5 देखोगे आप। लेक्चर नंबर 4 जो है ट्रांसपोज और ट्रेस पर आधारित होगा, वो तो बहुत बेहतरीन होगा, उसमें एडिशन मल्टीप्लीकेशन के जितने सवाल हैं मिला के ट्रेस में डाल दिए गए, वो और भी बेहतरीन होगा। तो हर एक पिक्चर एक से जबरदस्त स्क्रिप्टेड तरीके से लिखी जा रही है, तो उसको आप भी एंजॉय करिए, नोट्स बनाते रहना, और कैसा लगा बताना जरूर, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।